नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। अंशुमान जी, जीएसटी काउंसिल का ये झगड़ा क्या है? हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। वो उनका पहला सवाल ये होता है कि भाई साहब ठीक है, केंद्र राज्य झगड़ रहे, इसमें हमसे क्या, सानू की हमसे यह मतलब है कि जीएसटी की जो बेसिक प्रीमाइस थी, जो जीएसटी का जो बेसिक आधार था, वो क्रैक कर गया है। दरअसल मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहला सवाल ये है कि इस मंदी को जीएसटी झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। जीएसटी एज ए रिफॉर्म इस मंदी में सस्टेन भी करेगा कि ये बिखर जाएगा। उसकी वजह यह कि जीएसटी जिन दो बड़े पिलर्स पर खड़ा था, बनाया गया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं। उसमें एक पिलर ये था कि केंद्र सरकार जितना भी नुकसान राज्यों को जीएसटी लागू करने से होगा, उसके पैसे की भरपाई करेगी। उसी को मरहूम जेटली साहब का मैजिक फार्मूला कहा गया था, जिसके जरिए उन्होंने सारे राज्य सरकारों को एक साथ बिठा लिया था और एक तरीके का बीमा कर दिया था। और क्या बीमा कर दिया था कि सिर्फ आपका नुकसान ही नहीं, उसके ऊपर जो बायोंसी यानी जो ग्रोथ है 14% की, वो भी दी जाएगी। ये समस्या पिछले साल से आना शुरू हो गई क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू तो कभी उस स्थिति में नहीं आया जो जीएसटी काउंसिल ने शुरुआत में सोचा किया था कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का रन रेट होगा, वो कभी नहीं आया। तो जीएसटी उसके बाद आज ये स्थिति, तो ये जो बेसिक फार्मूला था, इस फार्मूले ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाया था। इस भरोसे के साथ राज्य सरकारें केंद्र के पास, राज्य सरकारों ने केंद्र को टैक्स लगाने के अपने अधिकार सौंपे थे, जीएसटी काउंसिल को सौंपे थे कि उनको अगर 5 साल तक नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। इस बात का एहसास पहले ही 6 महीने में केंद्र सरकार को हो गया, इसलिए जीएसटी के ऊपर एक सेस लगा दिया गया जिसका नाम कंपेंसेशन सेस था। तो पहली प्रीमाइस जो थी कि राज्य सरकारों को होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी, वो टूट गई। कल केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि 97,000 करोड़ हम दे सकते हैं और वो भी हम नहीं देंगे, आप जाके आरबीआई से कर्ज ले लीजिए। इस कर्ज का मतलब है कि राज्य सरकारें पहले से कर्ज में दबी हैं, वो पहले अपने खर्च के लिए कर्ज लेती थी, अब अपना जो टैक्स वो गवा रही हैं उसके लिए भी कर्ज ले। तो पहली प्रीमाइस इस तरह से टूटी। दूसरी प्रीमाइस जीएसटी का दूसरा आधार यह था सौरभ कि जीएसटी आएगा तो टैक्स रेट कम होंगे, टैक्स रेट कम होंगे तो 90% से 80% लोग इसका कंप्लायंस में आएंगे, लोगों के पास सस्ता माल पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। याद कीजिए वो दिन जब जीएसटी के बिल लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालते थे, अब कोई नहीं डाल रहा है क्योंकि कंप्लायंस टूटकर आधा रह गया। टैक्स रेट घटने के साथ डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि मंदी ने हमको उसके तत्काल बाद पकड़ लिया। हमेशा टैक्स रिफॉर्म्स सफल नहीं होते अगर मंदी सर पे खड़ी हो, क्योंकि डिमांड वैसे भी कम हुई। तो दूसरा जो प्रीमाइस था कि इससे ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू आएगा, डिमांड बढ़ेगी, वो दूसरा प्रीमाइस टूट गया। अब यहां आकर जीएसटी एक लॉकजाम, एक डेडलॉक में खड़ा हुआ है। डेडलॉक ये है कि इस 7 दिन के जो फार्मूले के बाद जब राज्य सरकारें लौटेंगी तो 3 काम होंगे। राज्य सरकारें आने वाले 6 महीनों में अपने यहां नॉन जीएसटी टैक्सेस बढ़ाएंगी क्योंकि उनको उतना पैसा नुकसान का जीएसटी का केंद्र सरकार से नहीं मिलना है। तो नॉन जीएसटी के टैक्सेस बढ़ सकते हैं। नॉन जीएसटी टैक्सेस का मतलब जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन है, जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, यूटिलिटीज के बिल हैं, बिजली के, पानी के, बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के, इनके पैसे, क्योंकि उनको पैसा आम आदमी पर असर पड़ेगा, मतलब वो क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तो एक तो वो जो नुकसान उन्हें होगा केंद्र सरकार से पूरा 2,35,000 करोड़ का कंपेंसेशन ना मिलने के कारण, उसके कारण वो बढ़ोतरी करेंगी। ये बढ़ोतरी कोविड के बीचों बीच शुरू हो गई थी। ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया था, कई राज्यों ने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाए थे, कई राज्यों ने बिजली की तरह महंगी की थी। ये चीजें हो चुकी थी। दूसरी चीज ये कि राज्य सरकारें अगले 1 साल तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट या खर्च करने की स्थिति में नहीं होंगी क्योंकि जितना कर्ज वो ले रही हैं वो उससे वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटना और बेसिक सर्विसेज चला पाएंगी। इसलिए जब आरबीआई ये कह रहा है कि मंदी लंबी चलेगी तो वो ये एसेस कर रहा है कि राज्य सरकारों को जितना राजस्व आने वाला था, अगर राज्य सरकारें 1 रुपया खर्च करती थी साल में तो उसमें से 35 पैसे उनको केंद्र सरकार से जीएसटी रेवेन्यू के तौर पर आता था, और उस 35 में से अगर उनको 15 पैसा मिलेगा तो वो 25 पैसे कहीं से बचाने की कोशिश करेंगी। उसका असर अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश पर पड़ेगा। तो जो फार्मूला आरबीआई की रिपोर्ट में इकोनॉमी को मंदी से उबारने का है, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद डिफीट हो जाता है। और आखिरी बात,
यहां से के बाद जीएसटी का भविष्य क्या है? जीएसटी की जो राजनीतिक सहमति थी वो इस बात पर निर्भर थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के नुकसान का खर्चा उठाएगी। अब वो राजनीतिक सहमति बिखर गई, क्योंकि जो भारत का राजनीतिक भूगोल था वो भी बदल गया। जीएसटी काउंसिल फ्रैक्चर्ड है, बटी हुई है। अगर मंदी आगे बढ़ी तो राज्य सरकारें इस बात पर बाध्य हो सकती कि वो जीएसटी का अनुशासन ना माने, वो अपने लेवल पर टैक्स बढ़ाना शुरू करें। वैट में हमने ये देखा था कि कुछ समय तक वैट ठीक चला, फिर राज्य सरकारों ने अपने तरह से टैक्स के रेट्स डिसाइड करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को अगर इसे बनाए रखना है और उतना कंपेंसेशन देते रहना है जितना कंपेंसेशन दिया गया, और इसे बढ़ाना पड़ेगा। जितना नुकसान 2 साल हुआ है तो इसका मतलब है कि कंपेंसेशन का फॉर्मूला एक्सटेंड करना पड़ेगा 5 साल के आगे। तो केंद्र सरकार के सामने और कोई रास्ता नहीं है सौरभ कि वो जीएसटी की रेट ऊपर बढ़ाए या जीएसटी का नया सेस लगाए या सेस के दायरे में नई चीजें लेकर आए। मतलब कुल मिला के कंजम्पशन भी नहीं है और महंगाई भी बढ़ने वाली है। ये जो फिक्स है, ये जो जटिलता है, इस जटिलता के कारण जीएसटी फंस गया है। तो अब जीएसटी का भविष्य पे करीब से निगाह रखनी होगी कि अगली जीएसटी काउंसिल में क्या होता, कितने राज्य साथ में खड़े होते। राजनीतिक रूप से जीएसटी काउंसिल बिखर गई है और बटी हुई है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। राजदीप सर मैं इसके पॉलिटिक्स पे आता हूं जी। इसके पॉलिटिक्स साफ है। आप देखें पिछले 2-3 सालों से कई दक्षिण के राज्य हैं जो बार बार कह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन के बाद हमें जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है, क्योंकि हमने आबादी पर कंट्रोल किए हैं, हमें कई सोशल पैरामीटर्स को कंट्रोल किया है, लेकिन पैसा जा रहा है उन राज्यों में जहां आबादी बढ़ रही है, क्योंकि वहां लोगों की जरूरतें ज्यादा है, और हमें मिलना चाहिए विकास के दायरे में, विकास के हिसाब से। ये शायद इसको इस तरीके से कहा जाना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है स्टेट, सर वो उनको उतना सरप्लस में नहीं मिल रहा है। उन्हें इस तरह से समझिए, उन्होंने स्लैब रखा था, उन्हें इस तरह से समझिए कि जो ज्यादा टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को, उन्हें उसका हिस्सा उतना नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। और जो टैक्स कम जुटाकर केंद्र सरकार को देते हैं उन्हें केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। तो ये कई सालों से अब चल रहा है। आपने देखा होगा चंद्रबाबु नायडू जब आंध्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इशू उठाया था। थॉमस आइजैक जो केरल के वित्त मंत्री है उन्होंने इसको उठाया है। जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी उन्होंने ये उठाया था। कहीं ना कहीं एक आप देखिए दक्षिण वर्सेस उत्तर हो रहा है कि जो प्रोग्रेसिव द हायर स्टेट्स विच कलेक्ट मोर टैक्स रेवेन्यू, जो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जो मार्केट फ्रेंडली माने जाते हैं, उनको लगता है कि उनको अपने जो विकास जो उन्होंने किया है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किया, उसको उनको हिसाब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आप देखेंगे भाजपा पूरी तरह से पार्लियामेंट में सक्रिय है, 300 से ज्यादा उनके एमपीज है, लेकिन राज्यों में आप देखेंगे कई नॉन बीजेपी राज्य हैं। फिर वो राज्य आप धीरे धीरे साथ में आ रहे हैं और वो प्रेशर डाल रहे हैं कुछ भाजपा राज्यों पर भी। आप देखिए सुशील मोदी के कमेंट्स देखिए, कई भाजपा के राज्यों की, वहां बिहार में चुनाव है, वो भी जानते हैं कि ऐसी समस्या अब आ रही है कि अगर कल केंद्र सरकार हाथ खड़े करती है और कहती है हम आपको अपना जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, तो वो अपने ग्रुप्स बना रहे हैं। तो एक सेंटर स्टेट हमारे जो फेडरल ढांचे के लिए ये बहुत खतरनाक चीज है। जब जीएसटी हुआ तो हमें लगा ये ग्रेट एग्जांपल है, एक उदाहरण है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम साथ आए। पर आज ये पता चल रहा है क्योंकि सेंटर जिस तरह से अभी भी कंट्रोल करता है, कई राज्य कह रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है, और आप देखेंगे कई राज्य अब इसके विरोध में धीरे धीरे आएंगे और सेंटर और स्टेट के बीच टकराव बढ़ेगा। अब आईआईटी जेईई के बीच में लेकर टकराव बढ़ा है, उस पर बात करेंगे राजदीप जी, उस पर भी बात करेंगे। मेरा समय की कमी है। मेरा एक आखिरी सवाल और दोनों लोगों से त्वरित टिप्पणी, छोटी टिप्पणी चाहूंगा। मेरा सवाल ये है, राज्यों और केंद्र के बीच यदि टैक्स के बंटवारे को लेकर, आमदनी और खर्चे को लेकर इसी तरह का झगड़ा चलता रहा तो ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा? क्या मुख्यमंत्री जाके अपने राज्यों में कहने लगेंगे देखिए आप टैक्स देते हैं लेकिन हमको केंद्र से पैसा नहीं मिला इसलिए मुझे बिल बढ़ाना पड़ा, या केंद्र के नुमाइंदे ये कहेंगे कि देखिए हम आपको ये स्कीम दे रहे हैं, आपके पैसे से आपके राज्य नहीं दे रहे? वो टकराव इलेक्शन के फलक पर कैसे दिखेगा अंशुमान जी?
इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बात राजदीप कह रहे हैं, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि भारत के राज्य जो हैं वो टैक्स के हिसाब से कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर स्टेट के बीच में बटे हुए हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कुछ राज्यों में सेंट्रलाइज और कंजम्पशन पूरे देश में फैला हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो हमेशा लूज करते हैं, क्योंकि टैक्स तो वो जुटाते हैं। और इसीलिए जब शुरुआत में विवाद शुरू हुआ था, जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने सबसे पहले जीएसटी के ढांचे पर आपत्ति की थी और फिर उसके बाद उनको समझा के इस फार्मूले को वर्कआउट किया गया था कि सबको बराबर नुकसान का की भरपाई की जाएगी। तो आर्थिक संकट आने वाले समय में राज्यों में और गहरा होने वाला है, उनके घाटे बढ़ने वाले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकारें अगर गहरे संकट में हुई तो वो केंद्र सरकार से कहेंगी कि हमको जो टैक्स मिल रहा है वो ना मिले। कई जगह ये चर्चा है कि कई राज्य सरकारों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा कि इससे तो पिछला टैक्स सिस्टम ज्यादा अच्छा था, उससे कम से कम को नुकसान तो नहीं होता। मेरा सवाल इसीलिए वो था कि सरकारें जब परेशान है तो वो अपनी जनता से क्या कहेंगी, उनका पॉलिटिकल मैसेज क्या होगा? नहीं, वो तो ममता बनर्जी दे रही है। आप अच्छा। देखिए, ममता बनर्जी का बंगाल में चुनाव आ रहा है। ममता आज इस जीएसटी मीटिंग के बाद आप जान लीजिए अगले कुछ महीने ये उनका लगातार, और वो पहले से कर रही है कि जो सेंटर है वो बंगाल के खिलाफ है। अब वो और कहेगी, उनको और एक तरह से एक वेपन मिल गई है कि मैं बार बार कहूंगी कि ये केंद्र सरकार की वजह से बंगाल के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच टकराव लगभग तय है। देखिए, जीएसटी वाज डिजाइन्ड आई बिलीव फॉर अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी। 7-8%, 10% जो हमारे जो सपने जो हमें दिए जा रहे थे, अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब अगर आप राज्यों को वो नहीं दे, वो मुनाफा नहीं देंगे या वो रेवेन्यू नहीं देंगे, वो जो जानते हैं, वो जरूर सेंटर को ये चुनावी मुद्दा बनाएंगे। ये बंगाल में चुनावी मुद्दा बनेगा। चलिए, चुनावी मुद्दे की बात तो है ही, पर ये देश से जुड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, खास तौर पर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, इसका समाधान निकाले और आरबीआई की रिकमेंडेशंस पर न सिर्फ गौर करे बल्कि अमल भी करे। अंशुमान तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।